हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एमए फाइनल ईयर इंग्लिश पेपर सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कम से कम 6 क्वेश्चन जो मैं आपको बता रही हूँ, पहले उन्हें अच्छे से करना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो सेक्शन सी है उसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपको 2 क्वेश्चन करने होते हैं। इसके अलावा जो सेक्शन बी है उसमें 3 स्टैंजा आती है, जिसमें से 2 स्टैंजा आपको करनी है। और सेक्शन बी में 2 पार्ट्स होते हैं, एक तो 3 स्टैंजा जिसमें से 2 करनी होती है, और एक सेकंड पार्ट होता है जिसमें 4 क्वेश्चन आते हैं और आपको 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो टोटल सेक्शन बी में आपको 5 क्वेश्चन करने हैं, 2 स्टैंजा और 3 क्वेश्चन, और सेक्शन सी में आपको 2 क्वेश्चन करने हैं। तो टोटल आपको 7 टॉपिक तो पढ़ने ही पड़ेंगे, 7 से 8। ठीक है, तो ये कौन कौन से टॉपिक है। तो सबसे पहले आपको यूनिट 3, 4 एंड 5, इन तीनों ही यूनिट्स में 2-2 ही टॉपिक है। आपको ये सभी टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेना है। और उसमें भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कौन कौन से हैं। एक सेक्शन सी में जो लॉन्ग क्वेश्चन बनने के ज़्यादा चांसेस है इस बार, वो कौन कौन से टॉपिक हैं। एक तो थॉमस हार्डी का द रिटर्न ऑफ द नेटिव, एंड इसके साथ ही आपको यूनिट 4 के दोनों ही टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। बट जो ये टॉपिक है इब्सन का पिलर्स ऑफ सोसाइटी, इससे आपको सबसे ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। बहुत चांस है इस बार इस टॉपिक में से क्वेश्चन आने के। इसके अलावा जो यूनिट 5 है उसमें सेक्शन सी में ग्रेट एक्सपेक्टेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन कोई भी आए, आपको मेनली वहाँ पर समरी ही करनी होती है। बट अगर सपोज कि कोई भी क्वेश्चन कैरेक्टर स्केच से रिलेटेड आता है, तब आपको कैसे करना है कि आपने समरी तो पढ़ी रखी होती है, और कोई भी कैरेक्टर स्केच है वो मेनली क्या है कि जो मेन कैरेक्टर होता है उसी का पूछा जाता है। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिख देना, जिसमें आप थोड़ी सी उस मेन कैरेक्टर के बारे में बातें लिख देना। देन उसके बारे में जो भी आपको बातें पता है, आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स के थ्रू या फिर पैसेज, जैसे एक पैराग्राफ बना लिया 4 से 5 लाइन का, उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिख दिया। इस तरीके से आपको अपना क्वेश्चन का आंसर लिखना है अगर कैरेक्टर स्केच आता है तो इस तरीके से आपको ये जो 6 टॉपिक हैं इन्हें अच्छे से तैयार करना है। उसमें भी 3 मेन टॉपिक, द रिटर्न ऑफ नेटिव, पिलर ऑफ सोसाइटी एंड थर्ड ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ये तीनों ही जो क्वेश्चंस हैं वो सेक्शन सी में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। बाकी जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉपिक हैं, ये सेक्शन बी में क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस हैं। इसके बाद जो यूनिट आपकी फर्स्ट एंड सेकंड है, इसमें क्या है कि टॉपिक आप देख सकते हो। अगर आपको क्या है कि इन दोनों में से किसी एक यूनिट को अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं भी है तो आपको क्या करना है कि कोई भी एक यूनिट की जो टॉपिक्स हैं उनकी समरी को एक बार आप अच्छे से सुन लेना। इसके साथ ही आपको क्या करना है कि जैसे आपने समरी को पढ़ लिया, सुन लिया, उसके बाद ये जो टॉपिक है इनके नाम और इनके जो पोइम और पोइट, इन दोनों के नाम आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब इसका आपको क्या बेनिफिट होता है उसके बारे में हम देखते हैं। आपको सबसे पहले थोड़ी बहुत ये पता होना चाहिए कि इस पोइम में मेन बातें क्या कही गई हैं, और इस पोइम का नाम क्या है और पोइट का क्या नाम है। और ये कोई भी यूनिट फर्स्ट या सेकंड में से आप कोई भी यूनिट के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। अब आप प्रीवियस ईयर का पेपर देख लो। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता ही दिया है। यूनिट 3, 4 और 5 के 6 ही टॉपिक है। इन 6 टॉपिक्स को आपको अच्छे से पढ़ लेना है। 7 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, 6 मैंने बता दिए हैं, और एक आपको कोई भी फर्स्ट या सेकंड यूनिट में से अच्छे से पढ़ लेना है, उसकी समरी को, पोइम और पोइट्स के नेम को। अब आपको किस तरीके से पेपर करना है, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो सेक्शन सी है उसमें पहला जो क्वेश्चन है वो इमली डिक्सन है, जो उनके टॉपिक में से आया हुआ है। एग्जामिन द ट्रीटमेंट ऑफ डेथ इन द पोइट्री ऑफ इमली डिक्सन। तो ये आपकी यूनिट सेकंड में से आया हुआ है। इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है, द मील ऑन द फ्लोर्स, तो ये आपका यूनिट 5th में से क्वेश्चन लॉन्ग आया हुआ है, इसलिए यहाँ पर ग्रेट एक्सपेक्टेशन के ज़्यादा चांस बनते हैं। देन इसके बाद जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ए ड्रामेटिक मोनोलॉग, डिस्कस ब्राउनिंग एज अ राइटर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग ऑन द बेस ऑफ पोइम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस। सबसे पहले ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है। मोनोलॉग का मीन्स होता है जब हम खुद ही
अपने जो व्यूज़ है वो देते हैं, यानी कि एक पर्सन है जो अपने बातें हैं जो वो बोल रहा है। अब वो किससे बोल रहा है, सामने वाले पर्सन से बोल तो रहा है, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है वो कोई भी रिप्लाई नहीं देता है, इसे कहते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग। इसके बाद जो ब्राउनिंग का आपके सिलेबस में टॉपिक है, तो ये जैसे 2 या 3 टॉपिक्स आपके दे रखे हैं, आपको क्या करना है कि इन तीनों टॉपिक की एक समरी बना देनी है। तीनों ही टॉपिक में जो इनकी बातें हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपने व्यूज़ दिए हैं वो सारे आपको उसमें लिख देने हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनता है। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो आपका यूनिट जो 4th है इसमें से, यूनिट जो 3rd है उसका फर्स्ट टॉपिक है जो एमिली ब्रॉन्टे, इसमें से आया हुआ है। तो इस तरीके से सेक्शन सी के क्वेश्चन आए हुए हैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन। तो अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे। द रिटर्न ऑफ नेटिव किस तरीके से बन गया, पिलर ऑफ सोसाइटी और ग्रेट एक्सपेक्टेशन। इसके अलावा द वाइड वर्ल्ड, इसकी भी चांस है कि ये सेक्शन सी में आ जाए। इसके बाद जो सेक्शन बी है उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 2 पार्ट्स होते हैं, पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकंड। सेक्शन बी में क्या होता है कि आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं टोटल, जिसमें से 3 स्टैंजा होती है और आपको 2 स्टैंजा करनी होती है। और जो 4 क्वेश्चन आपके आए हैं इसमें से आपको 3 क्वेश्चन के आंसर करने होते हैं। तो ये जो स्टैंजा है, सपोज आपने स्टैंजा के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आपको समरी अगर आपको पता है तो आप इनके कुछ वर्ड्स होते हैं जिन्हें आप कैच कर सकते हो, और उस बेस पर क्या है कि आप इसी वे में अपना जो क्वेश्चन है वो कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर एक टॉपिक है एमिली डिक्सन का, होप इज़ द थिंग, राइट। तो अगर आप सेकंड देखते हो स्टैंजा, तो यहाँ पर होप इज़ द थिंग विथ फेदर्स ये लिखा हुआ है। इससे क्या होता है कि आप इजी वे में आपने ये ढूंढ लिया। अब अगर आपने इस पोइम का नाम और पोइट का नाम आपको पता है, तो स्टार्टिंग में तो आपको पता ही है कि अगर आप कोई भी स्टैंजा कर रहे हो, देखो अगर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं है, आपको परसेंटेज अच्छे बनाने हैं, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप सेक्शन सी को उठाना। जो लॉन्ग क्वेश्चन है सिर्फ आपको 6 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, जो कि मैंने आपको बता दिए, यूनिट 3rd 4th और 5th। इनके बेस पर आप सेक्शन सी के क्वेश्चन ईजी वे में कर सकते हो। हर एक जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, उसमें आपको 5 से 5.5 पेज भरने हैं। जैसे ही आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है, सपोज 5.5 या 5.25 पेज में आपका वो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब आपको अपना आंसर नीचे के पेज से स्टार्ट ना करते हुए नेक्स्ट पेज से करना है। इससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आपका वो जो हाफ पेज है वो बच जाएगा और आपके ज़्यादा पेज बढ़ जाएंगे। जब आपने वहाँ पर 2 क्वेश्चन कर लिए सेक्शन सी में, ठीक है, 10 पेज आप भर दोगे, 10 से 11 पेज। उसके बाद क्या करना है कि आपको सेक्शन बी में पार्ट सेकंड है, इसको उठाना है पहले। ये क्वेश्चंस जो भी आएंगे ये भी आप इजी वे में कर लोगे, क्योंकि ये भी यूनिट 3rd 4th और 5th में से आपको देखने को मिल जाएंगे। 3 में से 2 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर वहाँ पर इजी वे में आते होंगे, ठीक है। फिर आपने उन 2 क्वेश्चन को कर दिया, देन उसके बाद आप आना स्टैंजा पर। अब आपको ये पता है कि आपकी स्टैंजा इतने अच्छे तरीके से परफेक्ट नहीं है, बट आपने पोइम पोइट के नेम आपको अच्छे से आते हैं। अब आपको क्या करना है कि स्टैंजा को आपको कम से कम 2 पेज में तो लिखना ही लिखना है, जिसमें आप सबसे पहला पॉइंट बना सकते हो रेफरेंस का, उसके बाद आप बना सकते हो कॉन्टेक्स्ट का, फिर आप बना सकते हो एक्सप्लेनेशन का। 3 पॉइंट्स बनाने से आपको बेनिफिट क्या होता है कि जो भी आप पॉइंट बनाते हो, जैसे आपने रेफरेंस लिखा उसे अंडरलाइन करो, एरो का निशान लगाओ और नीचे वाली लाइन से अपना आंसर लिखना शुरू करो। इससे बेनिफिट क्या होता है कि आपकी वो जो रेफरेंस वाली लाइन है वो कवर हो जाती है और आपका जो आंसर राइटिंग स्टाइल है वो भी देखने में अच्छा लगता है। अब जैसे कि जो बी स्टैंजा है, सेकंड स्टैंजा, वो आपको पता चल गया कि किस पोइम में से आया है, तो आप लिख सकते हो दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम, फिर आपको पोइम का नाम लिख देना है। द पोइम इज़ रिटन बाय द, फिर आपको पोइट या पोइट्रेस जो है उनका नाम यहाँ पर लिख देना है। इस तरीके के से आपकी क्या है कि 3 लाइन्स यहाँ पर भर गई। अब आपने समरी को अगर पढ़ा है तो आपको थोड़ा बहुत पता चल गया कि इस पोइम में क्या बात कही गई है। फिर आप 2 लाइनें वो लिख देना रेफरेंस में। देन आपको लिखना है कॉन्टेक्स्ट, उसमें आप लिखोगे इन दिस पोइम द पोइट सेज दैट। ये लिखने के बाद आपने जो समरी पढ़ी थी उसमें आपको मेन आइडिया पता चल जाता है कि इस पोइम में इस चीज़ से रिलेटेड बात कही गई है। फिर आपने 3 से 4 लाइनें उसमें भर दी। देन आती है एक्सप्लेनेशन।
एक्सप्लेनेशन को भी सेम आपको अंडरलाइन करना है, एरो का निशान लगाना है और लिखोगे इन दिस स्टैंजा द पोएट सेज दैट। ये लाइन लिखने पर आपकी 2 लाइन्स भर जाएंगी। देन आपको क्या करना है कि ये जो आपको 4-5 लाइनें स्टैंजा में दी होती है, इसे ही आपको माफिर आकर लिख देना। अगर आप इस तरीके से लिखोगे तो आपके 1.5 पेज तो इजी वे में भर जाएगा। उसके अलावा आपने जो भी उस पोएम की समरी के बारे में पढ़ा है, देन आप ये 4-5 लाइन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने के बाद वो सारी समरी आप उस पोएम की लिख देना। कोई भी एग्जामिनर इतना फ्री नहीं होता है कि वो आपके 30-30 पेजों को अच्छे ढंग से पढ़कर आपको नंबर देगा। यह आपका वहम है जो आप सोचते हो कि हमें एक्यूरेट लिखना है, ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं होता है। पहली चीज़ आपको ये समझ में आ गई होगी। उसके बाद मेन चीज़ क्या होती है जो एग्जामिनर आपका चेक करता है कि आपने पोएम का नाम और जो पोइट का नाम है वो सही लिखा है या नहीं। अब आपको क्या करना है कि आप जो पोएम का नाम लिखते हो और जो पोइट का नाम लिखते हो उसे आपको अंडरलाइन करना है और इन्वर्टेड कॉमा में करना है। इससे क्या होता है कि अगर आपका पोएम और पोइट का नाम सही है तो एग्जामिनर को आपका जो एक्सप्लेनेशन होता है उसे पढ़ने की कहीं पर भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उसे ये पता चल जाता है कि इस बच्चे को आता है तभी उसने इतना सारा कुछ लिखा होगा, बिकॉज आपका पोएम और पोइट दोनों के नेम सही हैं। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात आती है कि अगर कोई पोएम आपने पढ़ रखी है और उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन आ जाए तो आपको कैसे करना है। क्रिटिकल एप्रिसिएशन का मीनिंग होता है कि आप जो अपना आंसर लिख रहे हो वो पॉइंट्स में आप लिखो, बट इसमें ये बात ज़रूरी नहीं होती है कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो 6-7 होने चाहिए। आप 2 पॉइंट्स भी बना सकते हो, 3 पॉइंट्स भी बना सकते हो। तो जो पहला पॉइंट है वह बना देना इंट्रोडक्शन, जिसमें आप ये बता सकते हो कि ये जो पोएम है इसका क्या नाम है, इसके पोइट का क्या नाम है, इस पोएम में मेन क्या बात कही गई है। फिर आप थीम का पॉइंट बना सकते हो। थीम में भी सेम वही बात आती है कि इस पोएम में क्या मेन आइडिया बताया गया है, किससे रिलेटेड ये पोएम है। उसके बाद आप लिख सकते हो सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पोएम। देन आपको उस पॉइंट के अंदर सारी समरी लिख देनी है। तो इस तरीके से आप 3 पॉइंट्स बनाकर अपना आंसर लिख सकते हो। उसके अलावा ये जो क्वेश्चन बचते हैं आपके जो 10 क्वेश्चन हैं, ये आपने थोड़ी बहुत जो समरी सुनी होगी उसके बेस पर ये क्वेश्चन आपकी इजी वे में हो जाएंगे। अगर आप क्वेश्चन कर देते हो देन आपको ये हो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि कोई भी एग्जामिनर इतना फ्री नहीं है कि वो आपके हर एक क्वेश्चन को पढ़ेगा। मेन चीज़ ये है कि आपको क्वेश्चन के जो आंसर है वो लिखने ज़रूरी होते हैं। उस पोएम या उस टॉपिक से रिलेटेड आपको आंसर लिखना है, कुछ ना कुछ ज़रूर सही होगा। 2 नंबर का क्वेश्चन है तो वो आपको 1 या आधा नंबर ज़रूर इसमें दे देगा छोटे क्वेश्चन में। बाकी लॉन्ग क्वेश्चन कैसे करने हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, आपका मैं डाउट दूर कर दूँगी। इसके अलावा आप नई शुरुआत टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है, उसे भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर भी मैं आपका डाउट वगैरह दूर कर दूँगी। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।